हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज दिलीप है एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन सिक्योर एकेडमी। सिक्योर एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसकी पिछली वीडियो में हमने विकास के प्रकार देखे, विकास कितने प्रकार का होता है और विकास क्या होते हैं, वृद्धि क्या होती है, इनमें अंतर क्या होते हैं, विकास की अवस्थाएँ के बारे में हालांकि थोड़ा डिस्कस किया था हमने। आज हम सेशन को इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम पॉइंट पे आते हैं। हमने कि देखा था पिछली वीडियो में कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। हमने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, उसने डिस्कसन किया था। पहले जो अवस्था थी वो प्रीनेटल स्टेज थी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। प्रीनेटल स्टेज जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 40 वीक्स का होता है या 280 दिन, या अगर महीने के में गिने तो 9 महीने का होता है। इसके बाद की जो अवस्था स्टार्ट होती है वो इन्फेंसी होती है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, जिसका जो आयु होती है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद हमने जो अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, और उसकी अगली अवस्था थी चाइल्डहुड, जिसकी आयु क्या थी 2 से 12 वर्ष। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, उसकी आयु कितनी थी 12 से 18 वर्ष। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले प्रीनेटल स्टेज की, कि गर्भावस्था क्या होती है। गर्भावस्था जिस 40 वीक का होता है या 280 दिन का होता है या 9 महीने का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट कि गर्भावस्था की 3 परतों का निर्माण भ्रूण अवस्था में हो जाता है। इसमें पहला जो स्तर है वो बाह्य स्तर है, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा अंतः स्तर। ये 3 स्तर होते हैं जिनका निर्माण कहाँ पे होता है, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अवस्था के 3 भाग होते हैं। किस अवस्था के, गर्भावस्था के। गर्भावस्था के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहली जो अवस्था है वो बीजावस्था है, जो जीरो मतलब जो जहाँ से स्टार्ट होता है 0 से 2 सप्ताह तक है। दूसरा भ्रूणावस्था जो 2 सप्ताह से 2 माह तक है। और उसके बाद की जो अवस्था स्टार्ट होती है उसे गर्भावस्था कहते हैं, जो होता है कहाँ से कहाँ तक, 2 माह से ऊपर की अवस्था होती है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था की। गर्भावस्था क्या होती है, इस तीसरी पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसे विकास की पहली अवस्था कहते हैं। यहीं से बालक का विकास प्रारंभ होता है। कहने का मतलब जो विकास प्रारंभ होता है वो यहीं से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से ही। हमने पढ़ा था इसके पहले क्लास में, जो विकास होता है वो ऊम्ब टू टूम्ब जाता है, ऊम्ब टू टूम्ब जाता है। यानी कि विकास जो है वो कहाँ से जाता है, गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। यानी कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या होता है, व्यक्ति का विकास चलता रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि विकास कभी धीमा होता है तो कभी तेज होता है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। व्यक्ति में कभी रैंडम चेंजेस नहीं आते हैं। गर्भावस्था में बालक की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, फीटल एक्टिविटी होती है। फीटल एक्टिविटी क्या कहते हैं, गांव के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। गांव में आपने सुना होगा अपने घरों में आसपास में कि जो बालक क्या होता है, पेट में लात मारता है। आपने ऐसा सुना होगा कि बालक की पेट में लात मारता है, ये फीटल एक्टिविटी होती है। फीटल एक्टिविटी पैर की क्रियाकलाप होती है, जो बालक लात मारता है उसे हम फीटल एक्टिविटी कहते हैं। भ्रूणावस्था में क्या होता है, त्वचा, नाखून, मांसपेशियां, बाल तथा पाचन प्रणाली आदि का निर्माण हो जाता है। ये जो अवस्था है भ्रूण अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक में त्वचा, नाखून, मांसपेशियां, बाल तथा पाचन प्रणाली का निर्माण कहाँ पे हो जाता है, इस भ्रूणावस्था में हो जाता है। गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य, आयु, नशा का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, माँ के गर्भ में ही पल रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, आप किस तरह से उसको खान पान न्यूट्रिशन दे रहे हैं माता को, क्योंकि जिस तरह से माता का न्यूट्रिशन होगा उसी तरह से बालक का भी न्यूट्रिशन होगा, पालन पोषण होगा। माता की शरीर से सब संबंधित है वो, और क्या होता है, उन्हीं के पोषण से ही खुद को भोजन प्राप्त करता है जो शिशु होता है। तो ऐसे में माता का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, उसकी आयु कैसी है, किस उम्र में वो बालक को जन्म दे रही है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आदमी का जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी तर्क क्षमता, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। कि जिस उम्र में बालक को जन्म देगी उसी तरह उसका मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास होगा, क्योंकि माता से ही रिलेटेड है। कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो बालक स्वस्थ होगा, अगर इसका स्वास्थ्य खराब है तो बालक का भी स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि इसकी स्वास्थ्य का प्रभाव बालक पे पड़ता है, इसकी आय का प्रभाव उसके बालक पे पड़ता है। इसकी जो नशा, अगर कहीं कहीं माताएं होती हैं जो नशा भी करती हैं, इसलिए उनको रोका जाता है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई ऐसी चीज़ें
का सेवन मत कीजिए जिससे क्या हो, बालक पे उसका कुप्रभाव पड़े। तो क्या होता है, इस पर इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसकी अगली स्टेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जो स्टेज थी वो थी इनफेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक, कुछ हम मनोवैज्ञानिकों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? कहते हैं वैलेंटाइन शैशवावस्था जो होती है सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। दूसरा हम देख रहे हैं कि क्रो एंड क्रो का, दूसरे मनोवैज्ञानिक जो थे क्रो एंड क्रो कहते हैं जो शैशवावस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है, जिस पर बालक के निर्माण किया जा सकता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, वैलेंटाइन का कहना था कि शैशवावस्था क्या होती है? सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल क्यों है? क्योंकि बालक यहाँ पे अपने सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जब बालक का जन्म होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एक्साइटमेंट पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य उत्तेजना पाई जाती है, ना तो बालक में कोई संवेग पाया जाएगा, कुछ भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें शारीरिक अंग बढ़ते जाते हैं, उसमें सभी संवेगों को प्राप्ति हो जाती है। अर्थात बालक का जब जन्म होता है वहाँ से लेकर 2 वर्ष की अवस्थाओं तक, जब तक शैशवावस्था पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसमें सभी संवेगों का क्या होता है? विकास हो जाता है। इन्होंने सीखने का आदर्श काल क्यों कहा? क्योंकि बालक यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करता है। सेंसरी ऑर्गन हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या है? हमारी आँख हुए, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके बालक अपने ज्ञान का अर्जन करता है अपने वातावरण से। तो इसलिए इन्होंने इसको बताया कि ये सीखने का आदर्श काल है। यहाँ पे बालक में अनुकरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यहाँ पे बालक क्या करता है? वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। वातावरण से अंतःक्रिया का मतलब क्या है? वातावरण में कोई वस्तु पाया, घर में कोई वस्तु पाया, उसे मुंह में डालेगा, उसे लगेगा कोई खाने की चीज़ है, नहीं खा पाएगा तो फेंक देगा बाहर। तो ये क्या है? ये क्रियाएँ कर रहा है वातावरण में बालक। तो यहाँ पे इसने बताया, किसने? वैलेंटाइन ने, किसी शैशवावस्था जो होती है वह सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। और क्रो को कहना था कि जो शैशवावस्था होती है वह क्या होती है? वह आधार, वह बेस प्रदान करती है जिस पर बालक के पूरे जीवन का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। एक स्टफर्ड के यही बात कौन करता है? सिगमंड फ्रायड कहते हैं। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 के वर्षों में बन जाता है। तो इस सारे कथन थे मनोवैज्ञानिकों के जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब कुछ हम इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। शैशवावस्था की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आज। इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम जरा देख लेते हैं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? पॉइंट नंबर 1 क्या है इसका? इसमें बालक में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता। पॉइंट नंबर 2, मानसिक विकास में तीव्रता।
पॉइंट नंबर 3, सीखने की क्रिया में तीव्रता। पॉइंट नंबर 4, दूसरों पर निर्भरता। पॉइंट नंबर 5, अपरिपक्वता। पॉइंट नंबर 6, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। पॉइंट नंबर 7, आत्म प्रेम की भावना। पॉइंट नंबर 8, अनैतिकता। पॉइंट नंबर 9, असामाजिकता। पॉइंट नंबर 10, संवेगों का प्रदर्शन। पॉइंट नंबर 11, अनुकरण द्वारा सीखना। पॉइंट नंबर 12, काम प्रवृत्ति। पॉइंट नंबर 13, इसे टॉय एज भी कहा जाता है, टॉय एज। पॉइंट नंबर 14, बालक यहाँ पे क्रॉलिंग करना सीख लेता है। 15, स्टैंडिंग करना सीख लेता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इन विशेषताओं एग्जाम्पल के माध्यम से आप इनको समझ सकते हो। बालक में शारीरिक विकास में तीव्रता। बालक की शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यहाँ पे बालक में जो तीव्रता आएगी शारीरिक विकास में बहुत ही फास्ट होता है। कहने का मतलब बालक तो पहले जन्म के समय बिस्तर पर लेटा रहता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, ना तो कोई क्रिया कर सकता है ना तो उठ बैठ सकता है। सिर्फ एक जनरल एक्साइटमेंट होता है जिसे हम सामान्य उत्तेजना कहते हैं, और होता है क्या, रोना होता है। लेकिन बालक धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक क्या होता है, उसमें परिपक्वता की भावना आती है। लेकिन बालक परिपक्व नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा वो मेच्योर, थोड़ा मजबूती को प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब अगर हम कह सकते हैं बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े वैसे वैसे उसमें मजबूती आती जाती है। तो इस समय अपने देखा तो बालक सबसे पहले अपना सर उठाना प्रारंभ करता है। सर उठाने के बाद क्या करता है, वो करवटें बदलना प्रारंभ करता है। फिर करवटें बदलने के बाद क्या करता है, बैठना सीखता है। बैठने के बाद क्या होता है, वो क्रॉलिंग करना सीखता है, यानी कि घुटने के बल चलना सीखता है। फिर उसके बाद वो किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना सीखता है। फिर उसके बाद वह चलना सीखता है। यानी कि इतनी सारी क्रियाएं बालक की इसी अवस्था में हो जा रही है। तो क्या है, शारीरिक विकास ही तो है। इसकी जो शारीरिक विकास में तीव्रता आई, मानसिक विकास में तीव्रता, कहने का मतलब यहाँ पे बालक में कोई इतना बड़ा लॉजिक डेवलप नहीं होगा, तर्क नहीं डेवलप होगा कि किसी वस्तु में संबंध स्थापित करके बता देगा, नहीं। इसमें मानसिक विकास के कहने का मतलब है बालक में एक दो शब्द बोलने की क्षमता आ जाएगी। बालक में मानसिक मतलब ये पेन है, उसको देखेगा, मुँह में लेगा, नहीं खा पाएगा, फेंक देगा। उसे लगेगा कोई खाने की चीज़ है, ठीक, तो लेगा फेंक देगा, तो उसमें कुछ ज्ञान का नॉलेज हुआ। फिर उसके बाद वो कोई वस्तु, मान लो कोई आग जल रहा है, उसको छुएगा, छूने के बाद जल जाएगा, अपना हाथ पीछे हटा लेगा। अब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस वस्तु को छूने से क्या होता है, हमारा हाथ जल जाएगा। हमने बताया था ना, इस अवस्था में क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन से बच्चा सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। हाथ से छुआ उस वस्तु, आग को, जल गया, वापस हाथ पीछे हटा लिया। अब दोबारा जब उस वस्तु को देखा तो वो छूने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो डरेगा उससे, उसे मालूम है कि अगर मैं छूँगा फिर जल जाऊँगा। तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसे मानसिक विकास में तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे बालक में कोई ढेर सारे लॉजिक नहीं आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सूचनाएं बालक को प्राप्त होंगी, जिसके माध्यम से वो सीखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीखने की क्रिया में तीव्रता। सीखने की क्रिया में कहने का मतलब बालक यहाँ पे कोई चैप्टर या कोई जीन पियाजे या कोई
न्यूटन्स का नियम नहीं पढ़ पाएगा। जो सीखेगा छोटी छोटी क्रियाओं को सीखेगा। इसमें वाला क्या होगा, कोई कार्य करना सीखे, कोई कार्य करने का मतलब आई मीन्स तुझसे अपने खिलौनों को पकड़ना सीखेगा। वह खिलौनों को तोड़ेगा जोड़ेगा, मान लो पेन है, इसको तोड़ेगा जोड़ेगा तोड़ेगा जोड़ेगा फिर वापस तोड़ेगा जोड़ेगा, उससे क्रिया करेगा। इसी चीज़ को जीन पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसी क्रिया को। तो मतलब सीखने में तीव्रता बालक में पाई जाएगी। दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता, वह अपनी छोटी छोटी सी आवश्यकताओं के लिए, छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर रहेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स पर निर्भर रहेगा, अपने माता पिता पर निर्भर रहेगा, अपने भाई बहन पर निर्भर रहेगा, या फैमिली के किसी भी सदस्य पर निर्भर रहेगा। देखो बालक जब जन्म लिया, ना तो चल सकता है, ना तो उठ सकता है, ना तो बैठ सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वह जो अपने विचारों को व्यक्त करता है सिर्फ किससे व्यक्त करता है, रो के व्यक्त करता है। तो ये निर्भर भोजन के लिए निर्भर किस पर रहेगा, माँ बाप पे, फैमिली पर निर्भर रहेगा। प्यास लगी तो भी किस पर निर्भर रहेगा, माँ बाप पर निर्भर रहेगा। या इसे फिर कपड़े गिलने हैं तो भी उसको चेंज करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। मतलब वो छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह निर्भर किस पर है, दूसरों पर। खुद नहीं कर सकता क्योंकि अभी उस अवस्था में है ही नहीं, तो कर क्या पाएगा ये। दूसरी बात आती है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता क्यों है, क्योंकि अवस्था ही ऐसी है। अरे परिपक्वता आएगी कहाँ से, क्योंकि अवस्था ही ऐसी है। ये तो ना तो खुद से खाना खा सकता है, ना तो खुद से चल सकता है, ना तो खुद के पहनने के लिए कपड़े हैं, और ना ही इसके पास खुद के रहने के लिए कमरे हैं। यह परिपक्व ही नहीं हुआ है तो कैसे अपने आप पर निर्भर रहेगा ये। जब परिपक्व ही नहीं हुआ तो निर्भर कहाँ से होगा। निर्भरता तभी आएगी जब इसमें परिपक्वता आ जाएगी। तो इस प्रकार बालक में अपरिपक्वता होती है और निर्भरता भी नहीं होती है। बात कर रहे हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार की। इसकी जो सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं रहेंगी बालक पे, सब के सब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहेंगी। मूल प्रवृत्तियों के कहने का मतलब आपने देखा होगा अपने घरों में, जब बालक जन्म लेता है तो वहाँ पे एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप जाके मिलो बालक से, तो आपको हमेशा रोता हुआ ही मिलेगा, हमेशा रोता हुआ ही मिलेगा। और वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मूल माध्यम होगा, क्या, रोना। क्योंकि अगर उसे प्यास लगी तो रोएगा, भूख लगी तो रोएगा, कपड़े गीले हैं तो रोएगा, माँ उसके पास नहीं है तो भी रोएगा, नींद उछट गई तो भी रोएगा। तो मतलब उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मूल माध्यम है जिसे रोना कहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है बालक। तो कहने का मतलब है उसके जो विचार होते हैं मूल प्रवृत्तियों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है आत्म प्रेम की भावना। यहाँ पे बालक खुद से प्रेम करता है, आत्म प्रेमी होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वार्थी। कहीं कहीं एग्जाम्स में पूछ लेता है बालक स्वार्थी कब होता है, या स्वार्थी अवस्था कौन सी अवस्था होती है। तो यही अवस्था है, सहस अवस्था ही बालक इस अवस्था में क्या होता है, स्वार्थी होता है। आत्म प्रेम की भावना की बात करें तो बालक तो चाहता है वो खुद से प्रेम करे और दूसरे लोग भी उसी से प्रेम करें। वह अपनी वस्तुओं को किसी को देना नहीं चाहेगा और दूसरे से अपेक्षा करेगा कि वो दूसरे की वस्तुएं मुझे मिल जाएं। कहने का मतलब है कि बालक तो खुद से प्रेम करता है और दूसरे से भी यही अपेक्षा करता है कि वह खुद से प्रेम करें, जिसे ही आत्म प्रेम की भावना कहते हैं। आप एक से अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आप अपने घरों में देखा होगा कि आप दादी माँ या माँ के पास जाके बैठता है कोई दूसरा बालक। मान लो किसी माँ के 2 बालक हैं, एक बालक क्या होता है, छोटा है जो भी शैशव अवस्था में मान लो चल रहा है वो, ठीक। दूसरा बालक जो बड़ा है वो आके बैठता है माँ के पास, बोलता है नहीं माँ तो मेरी है। उसके बाद पकड़ के माँ को बैठ जाता है, बोलता नहीं माँ तो मेरी है। तो जो छोटा शिशु होता है वो दौड़ के आता है, बोलता नहीं 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 माँ तो मेरी है। अब क्या होता है, डिबेट होता है दोनों में। नहीं बोलता माँ मेरी है, फिर नहीं वो बोलता नहीं नहीं माँ मेरी है, नहीं होता, फिर गुस्सा पड़ जाता है। गुस्सा पड़ने में क्या, उसको डांटता भी, कभी पीट भी देता है वो बालक। तो इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि बालक स्वार्थी होता है, बालक में आत्म प्रेम की भावना होती है। वो चाहता है कि कोई जो वस्तु है तो मुझे मिले और अपनी भी वस्तु खुद ही रखे। उसे लगता है कि सभी लोग मुझसे प्रेम करें और मैं भी स्वयं से ही प्रेम करूं। तो क्या है, आत्म प्रेम की भावना यहाँ पे होती है बालक में। बालक में यहाँ पे नैतिकता नहीं होती है, यहाँ पे बालक अनैतिक होता है। अनैतिक कैसे होगा, क्योंकि बालक का भी तो जन्म हुआ है। मान लो 1-2 साल में कौन सी नैतिकता आ जाएगी, उसे क्या मालूम क्या सही है क्या गलत है, क्या रूल्स क्या रेगुलेशन क्या वैल्यूज क्या कल्चर्स क्या धर्म क्या संस्कृति क्या होती है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। वह इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ होता है। तो क्या होता है इसमें बालक में, मान लो आप बालक को 2000 का नोट दे रहे हैं, ठीक। कोई बड़ा बेटा है, आप उसको 2000 का नोट दिया,
तो क्या करेगा, जो बाल्यावस्था में वो तो उस नोट को रख लेगा संभाल के, बोलेगा बहुत कीमती है, पिताजी ने दिया है, कोई काम से दिया होगा, इसको रख लेगा। लेकिन अगर इस अवस्था में बालक है, ऐसा अवस्था में अगर उसको उठा के आपने इस 2000 का नोट दे दिया तो उसे लगेगा यार कोई खाने की चीज़ है, वो लेगा, पहले तो मुँह में डालेगा, खा पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फेंक देगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि 2000 का नोट है कि 500 का नोट है कि 1000 का नोट है कि 10 रुपये का नोट है कि 5 रुपये का नोट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे लेगा, सिर्फ खाएगा, अगर नहीं खा पाएगा तो फेंक देगा बस। तो इसलिए इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं बालक में यहाँ पे कोई नैतिकता नहीं होती है। मान लो आपने कोई फ़ोन दिया, मोबाइल फ़ोन दिया, तो उसको लेगा तो पहले मुख में डालेगा, खाने की कोशिश करेगा, नहीं खा पाएगा तो उसको भी फेंक देगा। उसे मालूम नहीं है कि फूट जाएगा, टूट जाएगा, क्या होगा, कितना कीमती, 1000 रुपये का, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपये कितने का है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला बालक को। उसे लगे कोई ये वस्तु जो मिली है मुझे खाने की चीज़ है, खाएगा, नहीं खा पाएगा तो फेंक देगा बस। इसलिए इस उदाहरण से आपको पता चलता है बालक में यहाँ पे कोई नैतिकता नहीं होती है, यहाँ पे बालक क्या होता है, अनैतिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बालक असामाजिक होता है। असामाजिक क्यों होता है, अवस्था ही यही है। अब बालक की 2 वर्ष की अवस्था में आप कौन सी समझदारी की अपेक्षा कर सकते हैं आप इससे, जहाँ पे एक अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसमें क्या सामाजिकता आएगी उसमें। उसको क्या पता कि समाज के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, समाज क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, धर्म क्या होता है, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, परंपराएं क्या होती हैं, कुछ भी नहीं मालूम है उसे। इसमें काय का सामाजिकता आएगी, इसमें बालक में सामाजिकता नहीं होती है, बालक यहाँ पे असामाजिक होता है। संवेगों का प्रदर्शन, जी हाँ, यहाँ पे बालक में संवेगों का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। हमने कई बार डिस्कस किया है अपने इस सेशन में, पिछले भी सेशन में, कि क्या होता है, जो बालक में प्रारंभ में कुछ भी संवेग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल एक्साइटमेंट पाई जाती है, सामान्य उत्तेजना पाई जाती है, जिसे हम रोना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है और बालक शैशवावस्था को पूरा करने लगता है, जब बालक 2 वर्ष की अवस्था में पूरा हो जाता है, तो उसमें सभी संवेगों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, यानी सभी संवेगों को व्यक्त करने लगता है बालक। वहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर जब बालक का जन्म होता है तो उसे 4 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब उससे मिलो तो क्या होता है, बालक हमेशा आपको रोता हुआ ही मिलेगा। लेकिन अगर उसी बालक से आप 2 साल, 1.5 साल में जाके मिलो तो बालक को आप उस बालक को हंसता हुआ भी मिलेगा, वो बालक आपको रोता हुआ भी मिल सकता है, वो बालक आपको क्या हंसता हुआ, क्रोधित करता हुआ, डांटता हुआ मिल सकता है। यानी कि इसमें बालक में इस अवस्था में 2 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। आप इसको अपने घर में आसपास के बच्चों के को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखने के बाद, जी हाँ, यहाँ पे बालक अनुकरण से भी सीखता है। कैसे सीखता है, आप उसके सामने पलके चिपकाओ, पलके चिपकाएगा, हंसो तो हंसेगा, डांटो तो डांटेगा। तो यानी कि जो क्रियाएं आप उसके सामने कर रहे हैं वो क्रियाएं करने की वो कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि बालक में अनुकरण की भी भावना का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है। काम प्रवृत्ति, जिसे सेक्सुअल अर्ज कहते हैं, सेक्सुअल अर्ज, और जिसको सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा। क्या कहा था, लिबिडो कहा था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने बताया जो लिबिडो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में तो तीव्र गति में पाया जाएगा। बालक में यहाँ पे काम प्रवृत्ति पाई जाएगी, यहाँ पे लिबिडो पाया जाएगा। लेकिन जब यही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो इसमें लिबिडो शांत हो जाता है, काम प्रवृत्ति शांत हो जाती है, क्योंकि बालक अपने आप को खुद को इतना व्यस्त कर लेता है कि इस पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। और वापस किशोरावस्था आने पर ये लिबिडो वापस आ जाता है। ये काम प्रवृत्तियाँ फिर से बहुत तीव्र मात्रा में आ जाती हैं बालक में। नेक्स्ट बात करें टॉयज जिसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। खिलौने की आयु है, बालक 5-6 महीने का हुआ तो उसको एक खिलौना दे दिया जाता है, वो खिलौने से खेलता रहता है और उसी में पसंद रहता है, क्योंकि उसे डिफरेंट कलर की टॉयज मिलते हैं और डिफरेंट तरीके से वो खेलता है। कई विभिन्न प्रकार की जो रंग के खिलौने मिलते हैं और विभिन्न रंगों से वह देखकर प्रसन्नचित होता है और खिलौनों को खेलता रहता है, इसलिए इसे टॉयज भी कहते हैं। अब क्रॉलिंग क्या करता है, बालक यहाँ पे घुटने को बल भी सीख लेता है, बालक यहाँ पे स्टैंडिंग भी सीख लेता है और बालक यहाँ पे चलना भी सीख लेता है। तो ये सारी विशेषताएं थी शैशवावस्था की। अब हम अपने अगले स्टेज पे चलते हैं। आई होप योर डाउट इज क्लियर। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चाइल्डहुड। So guys, let's come to the point. What is childhood? बाल्यावस्था क्या है हम देखते हैं। सॉरी,
चाइल्डहुड क्या होता है, बाल्यावस्था। इसकी उम्र जो होती है वो हमने बताया था 2 से 12 साल होती है, 12 वर्ष। ओके, इज दैट क्लियर? 2 से 12 वर्ष। अब चाइल्डहुड जैसा कि जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, यहाँ पे बालक का सीखने का दायरा बढ़ जा रहा है, क्योंकि बालक कभी यहाँ से अपने परिवार से निकलकर समाज में प्रवेश करता है, आस पड़ोस में जाता है, यहाँ पे इसके सीखने का दायरा बढ़ जाता है। तो बाल्यावस्था के बारे में एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जो रॉस है, रॉस का कहना है, रॉस कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या पक्वता की अवस्था है, अवस्था है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। रॉस का कहना है कि बाल्यावस्था मिथ्या पक्वता की अवस्था है, एक झूठी परिपक्वता की अवस्था है, जिसमें बालक खुद को परिपक्व समझता है लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। ऐसा कथन था रॉस का। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन कहते हैं बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि जो बाल्यावस्था होती है गोल्डन एज होती है, एक सुनहरी अवस्था होती है, जिसमें बालक बहुत सी क्रियाएं करता है, उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है और नए नए कौशलों का विकास भी हो जाता है और अनुकरण के माध्यम से बहुत विस्तृत तरीके से ज्ञानों को अचीव करता है, रिसीव करता है अपने पर्यावरण से और सीखता है। अन्वेषणात्मक अवस्था भी यही है, प्ले एज भी यही है, स्कूल एज भी यही है। इसलिए इसको इन्होंने क्या बताया कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई दूसरी अवस्था हो ही नहीं सकती है, जिसे इन्होंने गोल्डन एज की संज्ञा भी दी है। अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था जो होती है वो मिथ्या पक्वता की अवस्था है। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसलिए कहा था कि जब बालक इस अवस्था में पहुंचता है, जब वो 10-11 साल का पहुंचता है, तो उसे क्या लगता है कि मैं परिपक्व हो रहा हूँ, मुझमें मजबूती आ रही है, मेरी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं, मैं किसी कार्य को स्वयं कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा महसूस क्यों नहीं करेगा बालक? क्योंकि बालक उस समय खुद से तो खाना खा लेगा, खुद से कपड़े पहन सकता है, खुद से जूते की फीते बांध सकता है, खुद से वस्त्र पहन सकता है, खुद से विद्यालय जा सकता है और खुद से अपने बैग तैयार कर सकता है, खुद से अपना टिफिन ले जा सकता है। तो इतनी सारी क्रियाएं बालक यहाँ पे सीख रहा है, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मुझमें मजबूती आ गई है, मैं किसी कार्य को खुद कर सकता हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ। और इसी चीज़ को रॉस ने क्या कहा कि ये मिथ्या पक्वता है। जो खुद को कॉन्फिडेंस समझ रहा है, खुद को आत्मनिर्भर समझ रहा है बालक यहाँ पे, वो नहीं होता है। ये भी फिर भी यहाँ पे डिपेंड रहता है अपने माँ बाप पर। और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसा क्या होता है कि घर में सभी लोग फैमिली मेम्बर्स व्यस्त रहते हैं, तो कोई छोटी सी ज़रूरत पड़ती है तो माता पिता या कोई भी घर का सदस्य जो होता है उस बालक को बाहर भेज देता है, मार्केट से जाके सब्जी ले आ बेटा, या किसी दुकान से, कोई फार्चून की दुकान से कोई सामान लेके आ जा। तो बालक क्या करता है, खुशी खुशी मन से वहाँ पे जाता है सामान लेने के लिए। अब वो सामान लाता है, उसमें लाने में खुद को आत्मनिर्भर समझता है कि देखो मेरी भी घर में कोई जिम्मेदारी है, मैं भी किसी कार्य को कर सकता हूँ, यानी कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ, मेरा भी वैल्यू है मेरे घर में। इस तरह की भावनाएं उसके मन में डेवलप होती हैं और खुद को आत्मनिर्भर समझता है। लेकिन रॉस कहता है अरे एक छोटे से काम करने के लिए खुद को तू इतना आत्मनिर्भर समझ रहा है, अपने पिताजी को देख, उनके ऊपर तेरा खर्चा, तेरी माँ का खर्चा, दादाजी का जिम्मेदारी और उसकी दादी जी की जिम्मेदारी, तुम्हारे भाई का जिम्मेदारी, तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो तो कभी इस तरह से क्रियाएं नहीं करते, और तू एक सामान लाने में अपने आप को खुद को इतना मेच्योर समझ रहा है, परिपक्व समझ रहा है। और इसी चीज़ को रॉस ने कहा कि जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या पक्वता की अवस्था होती है, एक झूठी पक्वता की अवस्था होती है, जिसमें बालक स्वयं को आत्मनिर्भर समझता है, लेकिन बालक यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं होता है। तो आइए इसके कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं हम। इसकी विशेषताएं क्या है? पहले तो हम देखते हैं ये 2 प्रकार का होता है चाइल्डहुड। पहला अर्ली चाइल्डहुड,
दूसरा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी एज 2 से 6 वर्ष, ये 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में बांटा। पहला हमने नहीं बांटा, मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है। तो अर्ली चाइल्डहुड जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी उम्र होती है 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी उम्र क्या होती है 6 से 12 वर्ष होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था जिसकी उम्र कहाँ से कहाँ तक होती है 2 से 6 वर्ष। इसकी विशेषताएं क्या है, इस अवस्था में बालक क्या होता है। ये तो पहला नंबर प्ले एज जिसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 प्री गोइंग एज। पॉइंट नंबर 3 प्री स्कूल एज। पॉइंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट एज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट एज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, शारीरिक विकास मंद गति से होता है। पॉइंट नंबर 6 अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था। पॉइंट नंबर 7 नए नए कौशलों का विकास। पॉइंट नंबर 8 कल्पना शक्ति में तीव्रता। पॉइंट नंबर 9 कष्टप्रद या समस्या की अवस्था। कष्टप्रद या समस्या की अवस्था। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं कहाँ, किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, जिसकी आयु 2 से 6 वर्ष होती है। हमने इसमें देखा पहले प्ले एज होता है, जिसे हम खेल की अवस्था कहते हैं या खेल आयु कहते हैं। खेल की अवस्था या खेल की आयु। प्री गोइंग एज एक टोली पूर्व अवस्था है या समूह से पूर्व की अवस्था है। टोली पूर्व अवस्था, क्लियर। प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं, जिसे हम क्या होता है, प्री स्कूल एज का मतलब प्राक विद्यालय अवस्था या विद्यालय पूर्व अवस्था, क्लियर। इंपॉर्टेंट एज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ये। जो भाषा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, ऑप्शन रहेगा शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो हो जाएगा ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था।
जो भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो बालक की यही अवस्था होती है जिसमें बालक का भाषाई विकास सबसे अधिक होता है। ये अवस्था प्ले एज क्यों है? क्योंकि बालक यहाँ पे पड़ोस के बच्चों से साथ खेलना प्रारंभ करता है। बालक यहाँ पे अच्छी तरह से खेलना सीखता है। अब तक बालक सिर्फ खिलौने के साथ खेल रहा था जो सिर्फ फैमिली मेम्बर तक ही सीमित था, घर परिवार तक ही सीमित था। लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसके सीखने का दायरा बढ़ जाता है, वो आसपास पड़ोस में जाता है, अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे बालक समूह में नहीं खेलता है, जिसके कारण से प्री गैंग एज कहते हैं। आप टोली के पूर्व की अवस्था, समूह के पूर्व की अवस्था कहते हैं। यहाँ पे बालक गैंग नहीं बनाएगा। प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं? प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में स्कूल विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं करता है। यहाँ पे बालक औपचारिक तरीके से विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं करता है। यहाँ पे बालक या तो बालवाड़ी में जाएगा या तो LKG या UKG में पढ़ेगा, जो उसकी अपनी माँ के साथ में जाएगा। इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास मंद गति से होता है। जी हाँ, शैशवावस्था की अपेक्षा यहाँ पे बालक में शारीरिक विकास स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसके शारीरिक विकास क्या होता है? मंद गति से होता है। शैशवावस्था में क्या था? बालक ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वह सर उठाना प्रारंभ किया, सर उठाने के बाद वह खुद से करोटे लेना लगा, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ किया, उसके बाद वह क्या करना सीखा? क्रॉलिंग करना सीखा, मतलब घुटने के बल चलना सीखा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखा, फिर उसके बाद वो चलना सीखा। मतलब ढेर सारी क्रियाएं बालक ने सिर्फ और सिर्फ शैशवावस्था में सीख लिया था। इसमें बालक सिर्फ और सिर्फ चलना ही सीख रहा है, वो भी अच्छी तरीके से अपने आप को मजबूती दे रहा है। तो सीखने में क्या होता है? इसमें शारीरिक विकास में मंद गति होती है। और दूसरा पॉइंट है अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था। कोई वस्तु देखेगा उसके बारे में क्वेश्चन करता है। बच्चे की प्रवृत्ति यही होती है, कोई भी वस्तु देखा उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेगा। अगर उसने पेन दिया, ये पेन क्या होता है? अच्छा, क्या करते हैं? किस कलर का है? कैसे लिखते हैं? सारी क्वेश्चन इसके बारे में पूछेगा और फिर इसके बाद इसका मंथन करेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके बाद उसका खोज करेगा। इसलिए इसको अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहा है। अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहा है इसको। नए नए कौशलों का विकास, नए नए कौशलों का विकास ऐसा नहीं है बालक यहाँ पे जूडो, कराटे, स्विमिंग या और सारी क्रियाएं सीख लेगा। यहाँ पे बालक क्या करेगा? यहाँ पे सिर्फ बालक में किसका विकास होगा? भाषा विकास होगा, भाषाई विकास या LSRW का विकास होगा। यहाँ पे बालक लिसनिंग, सुनना, बोलना, रीड करना और लिखना सीखेगा। यहाँ पे बालक में भाषा की दक्षता का विकास हो जाएगा। इसलिए इसमें नए नए कौशलों का विकास होता है, इसलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्पना शक्ति में तीव्रता। बालक में यहाँ पे कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। जो कल्पना शक्ति होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। हमने देखा होगा जब हम छोटे थे, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, उस समय पे क्या होता था कि कोई दीवार पकड़ के लिखते थे। दीवार, मान लो दीवार को लिया, अब वहाँ से दुद्धि मिल गया, जैसे हम सामान्य भाषा में, बहुत अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं, या चौक हो गया या फिर कोयला हो गया, उसको लेकर हम दीवार पर पता नहीं क्या क्या पेंटिंग ऐसे ऐसे बनाते रहते थे और घंटों आधे घंटे तक बनाते रहते थे, पेंटिंग बनाते रहते थे कुछ इस प्रकार से, जो समझ में ही नहीं आता था किसी को। लेकिन हम अपनी भावनाओं को इस चौक या कोयले के माध्यम से इस दीवार पर व्यक्त किया करते थे। कभी कभी पूरी दीवार ही खराब करके रख देते थे। क्या है? हमारी कल्पना शक्ति ही तो है, जिसकी अभिव्यक्ति हम अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने हाथ के माध्यम से किस पे व्यक्त कर रहे हैं? दीवार पे व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, कभी कभी क्या होता था, जो हमारे घर में बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी नोट्स बुक होती है, उनके बुक में, कॉपियों में क्या करते थे? पेन लेते थे और पेन में क्या क्या बनाते थे, पेंटिंग क्या क्या लिखते थे, वो हमें ही नहीं मालूम होता था। इसी चक्कर में कभी कभी 1-2 थप्पड़ भी मिल जाते थे कि क्या होता कि तूने मेरी पूरी बुक ही खराब करके रख दी इसके चक्कर में। क्या है? कल्पना शक्ति ही तो है जो बालक यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कष्टप्रद या समस्या की अवस्था। अब ये कष्टप्रद या समस्या की अवस्था है, क्यों है? क्योंकि बालक यहाँ पे कहना नहीं मानता किसी का। बालक यहाँ पे जिद्दी होता है। अगर उससे बोलोगे ब्रश कर लो बेटा, तो बोलेगा नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? नहीं करूँगा, जिद करेगा। इस तरह से कुछ जिद करता है। या बोलोगे बालक वहाँ से बेटा वहाँ से लेके आओ, बोला नहीं लेके आऊँगा। क्या करोगे? नहीं लेके आऊँगा। तो इस तरह से वो क्रियाएँ करता है, इस तरह से, जिसे हम कष्टप्रद या समस्या की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें, 10वीं पॉइंट क्या है? अनुकरण करने की प्रबल भावना होती है। अनुकरण करने की प्रबल भावना होती है। प्रबल भावना कैसे होगी? यहाँ पे बालक में क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो बालक पीछे पीछे जाता है और कहता है मैं भी करूँगा आपके साथ में। अब जैसे कर रहे हो वैसे ही करूँगा, लेकिन मैं भी करूँगा।
आप बाइक साफ कर रहे हो तो वहीं कहीं से दूसरा कपड़ा उठा के लाएगा और बाइक को साफ करना प्रारंभ कर देगा। क्या है? अनुकरण ही तो है जो बालक कर रहा है, अनुकरण के माध्यम से ही तो सीख रहा है। आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो उनके पिताजी होते हैं वो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं उस मशीन से, तो क्या करता है बालक इस क्रिया को करते हुए देखता है तो खुद भी जाकर पानी कटोरे ले जाके पानी लेके आता है और वो लेके खुद शेविंग करने की कोशिश करता है, शीशों से लेके बैठ जाएगा, कभी कभी मशीन से भी चालू कर देता है। तो क्या है? अनुकरण ही तो है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि कभी कभी घर में क्या होता है, जो दादाजी होते हैं बूढ़े, वो चश्मा लगा के बैठे रहते हैं और चश्मा लगा के जो बैठे रहते हैं तो वो देखता है कि दादाजी की क्या है, चश्मा लगाए हुए हैं। वो थोड़ा टाइम बाद जाएगा घर में, वापस चश्मा उठाएगा और खुद को लगा के बाहर आ जाएगा और उस तरह से एक्टिंग करने की कोशिश करेगा कि देखो मैं भी उस दादा की जैसा बन रहा हूँ। ये क्या है? अनुकरण ही तो है जिसके माध्यम से बालक यहाँ पे सीख रहा है। तो यहाँ पे ये सारी क्रियाएं बालक यहाँ पे सीख लेता है। बालक में हमने क्या देखा, ये प्ले एज है या प्री गैंग एज है, इसे हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है। यह सारी विकास मंद गति से होता है। इसमें अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था होती है बालक की। यह इसमें नए नए कौशलों का विकास भी हो जाता है। इसमें कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। इसमें कष्टप्रद या समस्या की अवस्था भी कहते हैं। इसे अनुकरण करने की अवस्था भी कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं आपने देखा। तो अब हम चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू द लेटर चाइल्डहुड। हम देख रहे हैं अब लेटर चाइल्डहुड। जिसे क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। इसकी उम्र 6 से 12 साल है, 12 वर्ष। इज दैट क्लियर? अब इसको हम देखते हैं। पहले पॉइंट, इसको तो क्या कहते हैं, गैंग एज। दूसरा पॉइंट, स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज। पॉइंट नंबर 3, इसे क्रिटिकल एज कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, समूह में स्वीकार्यता की भावना। पॉइंट नंबर 5, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से ही होता है। पॉइंट नंबर 6, ये क्या होता है, टोली में स्वीकार्यता की भावना या समूह में स्वीकार्यता की भावना, लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति। लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक। पॉइंट नंबर 7, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना। ठीक। पॉइंट नंबर 8, संग्रह करने की प्रवृत्ति। पॉइंट नंबर 9, उत्पादी अवस्था। इज दैट क्लियर? ये सारी विशेषताएं किस अवस्था की हैं? उत्तर बाल्यावस्था की हैं, जो अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इसे गैंग एज कहते हैं, जिसे हम टोली आयु कहते हैं। टोली या समूह आयु, टोली आयु कहते हैं। स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज या क्रिटिकल एज, जिसे हम नाजुक अवस्था कहते हैं। नाजुक अवस्था। और ये जो है स्कूल एज, जिसे हम विद्यालय अवस्था कहते हैं।
गैंग एज क्यों है? क्योंकि समूह में रहता है बालक। अब तक बालक जो खेलता था एक दो बच्चे के साथ खेलता था या खुद से खेलता था, कहाँ पे? अपने घर पे या थोड़े से परिवार में या पास पड़ोस के साथ। लेकिन जब यहाँ पे बालक में खेलने के लिए एक समूह बन जाता है, एक गैंग बन जाता है, उसके साथ बालक खेलता है। गैंग एज का मतलब इसमें नहीं होता है कि बालक यहाँ पे छोटे छोटे बालक बंदूक लेकर तमंचा लेकर बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, बदमाशी करेंगे, दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। बालक यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलता है, बालक यहाँ पे अपने साथियों के साथ खेलता है, बालक यहाँ पे अपने हम उम्र के लोगों के साथ खेलता है। बालक यहाँ पे क्या करता है? समूह में रहता है। समूह में रहने से वो खेलना प्रारंभ करता है। आपने देखा होगा कई बार कि जब शादी विवाह का समारोह होता है तो आपके साथ में अगर कोई बालक जा रहा है, आपका बेटा जा रहा है, तो आप जब बैठते हो तो आप कहाँ पे आप जाके बैठते हो? बूढ़ बुजुर्गों के साथ या अपने हम उम्र साथियों के साथ बैठते हो। लेकिन वहीं पे बालक जब खड़ा होता है, उतरता है आपकी गोद से नीचे और चलने लगता है, तो क्या होता है? आपके साथ में जो आया हुआ बालक था वो देखता है कि हमारे उम्र के जो बच्चे कहाँ हैं, वो ढूंढेगा पहले। उसे देखेगा कोई हंस के पास या कोई जुगनी लाइट लगा हुआ है, वहाँ पे कोई खिलौना खेल चल रहा है, वहाँ पे कई सारे बच्चे इकट्ठे हैं, तो बालक उतर के सीधा वहीं पे पहुँच जाएगा और उसके साथ में खेलना प्रारंभ कर देगा। ये क्या है? समूह की ही भावना तो है। बालक यहाँ पे समूह में रहना सीखता है। गैंग एज इसीलिए इसको कहा जाता है। स्कूल एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक यहाँ पे प्रॉपर वे में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। प्रॉपर वे का मतलब वह औपचारिक तरीके से विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है यहाँ पे, इसलिए इसको स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। क्रिटिकल एज नाजुक अवस्था है। क्यों है? उसका भी रीजन है। अब ये क्या करता है? इस उम्र में बालक अनेक समूहों का सदस्य होता है। कहने का मतलब जब वे विद्यालय में जाता है वहाँ पे कई धर्म से अनेक धर्मों के लोग आते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो बालक विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के बालक, अलग अलग समाज के अलग अलग परंपराओं के बालक आते हैं। तो ऐसे में ऐसा ध्यान रखा जाता है बालक में कि जो अलग अलग समाज संस्कृति और परंपराओं के अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे आ रहे हैं विद्यालय में, इसमें बालक में ध्यान रखा जाता है बालक में कहीं गलत लत ना लग जाए, किसी चीज़ की लत ना लग जाए, इसमें बालक में कहीं बैड हैबिट ना डेवलप हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको क्रिटिकल एज कहा जाता है, नाजुक अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक में आसानी से कोई हैबिट डेवलप हो जाती है। इसमें बालक स्मोकिंग भी कर सकता है, इसमें बालक में और कोई गंदी हैबिट जैसे गालियाँ देना और कोई भी आदत डेवलप हो सकती है, इसलिए इसको क्रिटिकल एज या नाजुक अवस्था कहा गया है। समूह में स्वीकार्यता की भावना का विकास। बिल्कुल, बालक ये देखेगा कि जिस समूह में वो रह रहा है उस समूह के बच्चों को पसंद क्या है। अगर उस समूह के बच्चे डोरेमोन देखना पसंद करते हैं, या अगर उस समूह के बच्चे शक्तिमान देखना पसंद करते हैं, या अगर उस समूह के बच्चे बालवीर देखना पसंद करते हैं, तो बालक भी वही देखना पसंद करेगा, क्योंकि उसे लगेगा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे इस समूह से, इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इसलिए बालक खुद को उस वातावरण में अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? समूह स्वीकार्यता की भावना कहते हैं। जो जो चीज़ें उन बालकों को पसंद होगी, बालक भी वही चीज़ें खुद पसंद करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से उसमें क्या होता है? समूह में स्वीकार्यता की भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से होता है, कि यहाँ पे मंद गति या समान गति से होता है। यहाँ पे जो शारीरिक गति है अपेक्षाकृत समान गति से होता है। जिस तरह से विकास इसका पूर्व बाल्यावस्था में हो रहा था, उसी तरह से इसका विकास इसी अवस्था में होगा, क्योंकि इसमें कोई फास्ट ग्रोथ नहीं होगा। इसमें लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि बालक यहाँ पे खुद को थोड़ा मजबूती प्रदान करता है, खुद को अपने आप को थोड़ा बड़ा समझने लगता है, खुद में यहाँ पे मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती हैं, इसकी हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं। ऐसे में क्या करता है बालक? अपने आप को मजबूत समझता है और अन्य बालकों से झगड़ा करने लगता है। ये प्रवृत्ति ही होती है, स्वभाव हो जाता है। यहाँ पे रोज 2-4 केस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बालक क्या होता है? झगड़ा करता है, लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति हो पाई जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना, जैसा कि अभी हमने देखा राष्ट्र के एग्जाम्पल से, कि बालक यहाँ पे खुद से कपड़े पहनना सीख लेता है, बालक यहाँ से खुद से खाना खाना सीख लेता है, बालक यहाँ पे खुद से शर्ट बटन बंद करना सीख लेता है, बालक यहाँ पे खुद से अपने जूते के फीते बांधना सीख लेता है, बालक यहाँ पे खुद से अपने बैग तैयार करना सीख लेता है, खुद यहाँ पे अपने टिफिन रखना प्रारंभ कर देता है और खुद यहाँ पे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बालक में क्या होती है? आत्मनिर्भरता की भावना का प्रारंभ होता है। सिर्फ ध्यान रखना, बालक में यहाँ पे सिर्फ आत्मनिर्भरता की भावना का प्रारंभ होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बालक यहाँ पे खुद से सेल्फ डिफेंस हो जाएगा, बालक यहाँ पे आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बालक आत्मनिर्भर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ उसका एक भावना का प्रारंभ होता है। फिर बात करते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति।
ये संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या है, जो आपने किया है, हमने भी किया है और सारे लोगों ने किया है जो इस अवस्था से होकर गुजरे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो कि वो संग्रह ना किया हो, चाहे वो खिलौने के संग्रह कर लो, चाहे गोलियों की संग्रह कर लो, चाहे आप पैसों का संग्रह कर लो। तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई जो इस अवस्था से हर एक व्यक्ति जो गुजरा है वो संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें पाई गई है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो इतनी इतनी सारी गोलियां कंचे की ले लेते थे और खेलते थे, बटोर के रख लेते थे, और जब शाम को छुट्टी हो जाती तो जाके बालकों के साथ खेलते थे। वो क्या है, संग्रह ही तो है। जो कांच की गोलियां जिसे हम कंचा कहते हैं, अंटा कहते हैं, वो खेलते हैं ना, वो संग्रह ही तो है जो हम बटोर के रखते थे। दूसरी बात करते हैं इसको साधारण भाषा से समझ सकते हैं। साधारण भाषा से समझने का कहने का मतलब क्या है, इसमें जो होता है, ये जो अवस्था होती है, आपने देखा जो बालिकाएं होती हैं हमारे घर में, जो बच्चियां होती हैं, वो गट्टे खेलती हैं, गिट्टियां होती हैं, वो गिट्टियों को इतना बटोर लेती थी और उसके साथ खेलती रहती थी। क्या है, संग्रह ही तो है जिसने करने की कोशिश की। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था क्यों है, बालक मेच्योर्ड हो रहा है, उसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए व्यक्तियों के साथ अपना समायोजन कर रहा है, तो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से अदर बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से खुद व्यवहार करने का प्रारंभ कर देता है यहाँ पे बालक। उस तरह से क्रियाएं करने लगता है, उस तरह से अपनी हरकतें करने लगता है, कहना भी नहीं मानता है, इसलिए इसको उत्पाती अवस्था कहा गया है। तो ये सारी जो विशेषताएँ थी वो किसकी थी, लेटर चाइल्डहुड की थी, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। अब हम मूव करते हैं किशोरावस्था की तरफ। किशोरावस्था की बात कर लें थोड़ा। बारह से 18 वर्ष, इसकी आयु क्या है, 12 से 18 वर्ष। इसमें स्टेनली हाल क्या कहते हैं, स्टेनली हाल का कहना था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसकी अवस्था है, विरोध की अवस्था है। स्टेनली हाल का कहना था कि जो किशोरावस्था होती है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन का कहना था कि जो किशोरावस्था होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसका कहना किसका था, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन का कहना था। हम कथन को फिलहाल इन्हीं को समझेंगे, स्टेनली हाल को, क्योंकि स्टेनली हाल ने कहा था जो किशोरावस्था होती है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्यों है, क्योंकि इस समय जो बालक होता है किशोर बन जाता है, उसमें प्यूबर्टी स्ट्राइक होते हैं, उसमें नए नए चेंजेस आते हैं, उसमें दाढ़ी मूंछ आते हैं, तो जो पहले उसकी आवाज़ पतली थी अब उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। इसी तरह स्त्रीयोचित गुण भी डेवलप होते हो जाते हैं बालिकाओं में, उसकी आवाज़ पतली होने लगती है, उसमें ब्रेस्ट में क्या होता है उभार आने लगता है, और भी सारी क्रियाएँ यहाँ पे क्या होती हैं, डन हो जाती हैं। तो क्या है, किशोरावस्था में बहुत तनाव होता है, बहुत संघर्ष होता है, बालक यहाँ पे खुद के जीवन को लेकर संघर्षित रहता है। बालक में तनाव होता है क्योंकि वो उसे लगता है कि मैं परिणाम आने वाले एग्जाम्स में पास हो पाऊंगा या नहीं पास हो पाऊंगा। उसे मानसिक क्या होती है, तनाव होता है। उसमें तूफान होता है, किसी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी पाई जाती है हाई लेवल पाई जाती है, बहुत उच्च लेवल पर यहाँ पे ऊर्जा पाई जाती है किसी कार्य को करने के लिए, इसलिए इसको तूफान की अवस्था कहा गया है। विरोध की अवस्था, विरोध क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे समाज के भेदभाव के प्रति यहाँ पे बालक क्या करता है, विरोध करता है। समाज में किस तरह से नियम है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, कल्चर है, संस्कृति है, अगर उसे अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है तो मानेगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसका वो विरोध करेगा। इसीलिए स्टेनली हाल ने इसको बताया कि किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। हम एडोलेसेंस की विशेषताओं के ऊपर चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो पहली है शारीरिक
विकास में तीव्रता, ठीक। दूसरा वापस मानसिक विकास में तीव्रता, तीसरा फास्ट रिलेशनशिप, जिसे हम क्या कहते हैं, घनिष्ठ मित्रता। चौथा पॉइंट सामाजिक भेदभावों के प्रति विद्रोह की भावना। फाइव पॉइंट ईश्वर व धर्म में विश्वास। 6 पॉइंट रोल मॉडल। 7 पॉइंट नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना। 8 पॉइंट व्यवसाय का चयन। व्यवसाय का चयन। तीसरा अवस्था की ये सारी विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, क्योंकि बालक में वापस शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब तक क्या था, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास धीमा था, तेज था। बाल्यावस्था में, पूरी बाल्यावस्था के दौरान, यानी कि 2 से 12 वर्ष के बीच में बालक का जो शारीरिक विकास था बहुत धीमा था, मंद गति से होता था। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। वह शारीरिक विकास उसका तीव्र गति से होने लगता है। उसके लंबाई, चौड़ाई, भार, मांसपेशियां, हड्डियों बहुत मजबूती प्रदान करती है। लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होती है। मानसिक विकास की तीव्रता की बात करें तो मानसिक विकास में तीव्रता आ जाती है। बालक यहाँ पे पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, मेच्योर्ड हो जाता है, खुद आत्मनिर्भर हो जाता है। कहने का मतलब बालक यहाँ पे जो होता है, बालक में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब किसी वस्तु के साथ वो रिलेशन संबंधित कर सकता है। इसके पिछली अवस्था में क्या था, बालक में संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। अगर उसे कहते हैं कि ये जो 2 वस्तुएं हैं, इन दोनों में बड़ी क्या है, तो ये मूर्त थी। वास्तव में ए डस्टर बड़ा है, वो देख के बता देता कि ए बड़ा है। लेकिन अगर उसे ऐसा कहा जाता कि अगर जो आप हो, आप मतलब कहने का मतलब जो आप उससे क्वेश्चन किया जाता है कि मान लो ये राम हुआ, श्याम हुआ, ठीक, ये घनश्याम हुआ। अब बोलेगा राम बड़ा है घनश्याम से, श्याम से, और श्याम बड़ा है घनश्याम से, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? बालक उस अवस्था में इसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, क्योंकि जो उस वस्तु उसके सामने थी उसी के बारे में संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। क्यों? रीजन था, क्योंकि इसके पास तर्क शक्ति नहीं थी, इसके पास अमूर्त चिंतन नहीं था, अमूर्त चिंतन करने की भावना का विकास नहीं हुआ था। लेकिन इस अवस्था में बालक बता देगा कि सबसे बड़ा राम ही है, क्योंकि उसमें लॉजिक, तर्क का विकास हो गया है, उसमें अमूर्त चिंतन आ गया है। किसी भी वस्तु के बारे में, चाहे वस्तु सामने हो या ना हो, फिर भी उसके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। यहाँ पे बालक में तर्क शक्ति, बुद्धि, स्मृति, मेमोरी, हर चीज़ में विकास हो जाएगा। इसलिए मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाएगी। यहाँ पे घनिष्ठ मित्रता, यहाँ पे फास्ट रिलेशनशिप पाया जाएगा। यहाँ पे जो मित्र बनते हैं अस्थायी होते हैं, जीवन भर काम देते हैं। यहाँ पे जो मित्र होते हैं बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। बालक यहाँ पे क्या करता है, अपनी सारी भावनाओं को अपने माता पिता के बजाय किससे शेयर करता है? अपने मित्रों के साथ शेयर करता है। कोई भी बात होता है अपने मित्रों के साथ शेयर करेगा, और समूह के प्रति इसकी भक्ति भी रहती है। मित्रों के प्रति क्या होती है? सबसे ज़्यादा भक्ति भी इसी की होती है। सामाजिक भेदभाव के प्रति विद्रोह की भावना, यहाँ पे बालक क्या होता है, सामाजिक भेदभाव के प्रति विद्रोह कर देता है। उसे लगता है, कहीं होता है, उसे लगता है ऐसा है कि जो चीज़ें हमारे समाज में गलत है वो हमारे मित्र के समाज में सही क्यों है, या जो हमारे समाज में सही है वो हमारे मित्र के समाज में गलत क्यों है। वो इन सब बातों को लेकर विद्रोह कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, सामाजिक विद्रोह की भावना कहते हैं। अपने कपराया गांव में देखा होगा क्या होता है कि अक्सर लोग अपनी बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को क्या करते हैं, जीन्स और टी शर्ट अलाउ नहीं करते हैं पहनने के लिए। ये गाँव में होता है। लेकिन मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है, वहाँ पर ये चीज़ अलाउ होती है
क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या होता है, उस समाज में क्या होता है, वो धर्म होता है, वो सही होता है, वो नैतिक होता है। लेकिन हमारे गांव में क्या होता है, इसे अधर्म मानते हैं, अनैतिक मानते हैं। इस सब चीज़ों की कंपेरिजन करता है कौन, बालक करता है, तुलना करता है और फिर विद्रोह कर देता है कि आखिर इस सामाजिक भेदभाव क्यों, आप महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर बालक विद्रोह कर देता है। और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, घर में जो होता है, घर में माँ बाप का लाडला जो होता है, बड़ा बेटा होता है, तो छोटे बेटे को उतनी छूट नहीं मिलती जितना बड़े बेटे की छूट मिलती है। इस बात को लेकर विद्रोह हो जाता है, इसके प्रति भी विद्रोह की भावना डेवलप हो जाती है बालक में। नेक्स्ट बात करें, ईश्वर व धर्म में विश्वास। पहले क्या होता था, बालक ना तो ईश्वर को मानता था ना तो धर्म को मानता था, वहाँ कहने का मतलब वह नास्तिक होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वो किसी एक इष्ट देव को अपना भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, और उसी को मानते हुए उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा या वंदना करता है। तो इसमें क्या होता है, ईश्वर धर्म में विश्वास भी बालक में डेवलप हो जाएगा।